हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा। आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और सब कैसे हैं आप? सभी पाठकों को, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है एक बार फिर से। और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए। कविता का नाम है ऐसा वसंत कब आएगा और इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि किसी तरह की तकलीफ आपको ना हो। और कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये कविता है, गीत है। ये एक गीत है, जी हाँ, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद द्वारा लिखी कविता गीत। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बता दूं कि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो सकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जन्म उनका 1907 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1986 में 1986 में हुआ। यहाँ दी गई जानकारी के अनुसार मिलिंद जी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ यानी टीचिंग के साथ साथ भारत के आज़ादी के आंदोलन तथा राजनीति में भाग लिया था। मतलब आज़ादी के समय के एक प्रमुख नेता में थे, अध्यापन का काम करते थे। शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, वहाँ पर उनके शागिर्दी में, उनके अंडर में इन्होंने अध्यापन का काम भी किया है। इस कविता को देखने के बाद बच्चों ये बात तो समझ में आती है कि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद कितने अच्छे और सच्चरित्र व्यक्ति थे, जिनका एक ही मकसद था कि ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसा वसंत कब आएगा बाय जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वसंत ऋतु है ना, एक मौसम। आप जानते हैं कि भारत में प्रमुख रूप से 6 ऋतुओं का नाम लिया जाता है। अगर एक ऋतु को 2 महीने के कालखंड में बांटें तो इस तरह से 6 ऋतु, आपको इनका नाम पता होगा। मैं एक बार आपको बता दूं। वसंत, शुरू वसंत से ही करते हैं क्योंकि कविता का नाम भी वसंत है। वसंत का महीना यानी वसंत का ऋतु, जो स्प्रिंग कहते हैं अंग्रेजी में, मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। उसके बाद ग्रीष्म यानी समर, जो मई और जून के समय में होता है, मई और जून। वर्षा, रेन, जुलाई और सितंबर में। शरद यानी ऑटम, अक्टूबर से नवंबर तक माना जाएगा। हेमंत यानी प्री विंटर, जो दिसंबर जनवरी मिड तक माना जाता है। और शिशिर यानी विंटर का मौसम, जो मिड जैन से फेब तक माना जाता है, जब तक कि वसंत ना आ जाए फिर से। तो वसंत, असल में यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा। वसंत, ना वो गर्मी कह रहे हैं, ना वो ठंडी कह रहे हैं, ना वो प्री विंटर ना विंटर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वसंत। वसंत क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं, वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत की महिमा, स्प्रिंग की महिमा हमारे देश पे बहुत बढ़ चढ़कर मानी जाती है। ऐसा क्यों? भारत में वसंत ऋतु को सबसे सुंदर और आकर्षक मौसम माना जाता है। इस मौसम की सुंदरता मस्तिष्क को कलात्मक और शरीर को ऊर्जावान बनाती है। यह ऋतु पौधों को नया जीवन और मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य देती है। पेड़ों की शाखाओं पर नए हरे गुलाबी पत्ते आ जाते हैं। चारों दिशाओं में रंग बिरंगे सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। उन पर मंडराती सुंदर तितलियां सबका मन मोह लेती है। हर तरफ हरियाली का साम्राज्य दिखाई पड़ता है। सर्दियों की लंबी खामोशी के बाद पक्षी मधुर आवाज में पेड़ों की शाखाओं पर नाचना और गाना शुरू कर देते हैं, मानो वसंत का स्वागत कर रहे हों। इस मौसम में न तो अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी। आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। खेतों में फसलें पकने लगती है और सभी के हृदय आनंद से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए लोग वसंत का इंतजार करते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। वसंत का मौसम तो हर साल आता है बच्चों। तो किस वसंत की बात कर रहे हैं यहाँ पे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी? बच्चों, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं मनुष्य के जीवन में आने वाले वसंत से। जिस तरह से हम ऋतुओं में वसंत का इंतजार करते हैं, उसी तरह से हर मनुष्य भी अपने जीवन में वसंत का इंतजार करता है, यानी सुखों के अच्छे पलों का इंतजार करता है। लेकिन क्या होता है, क्यों होता है, इस बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले हम कविता का पाठन करते हैं। मैं एक बार कविता पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवन जीवन। हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों ही का नहीं कुटी का, आंगन भी तो है आंगन।
सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन। सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वह अनंत। जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। सबका समान रवि है शशि है, सबका समान है मुक्त पवन। सारे मानव यदि मानव हैं, सबके समान हो भूमि गगन। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नए विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए। खिल जाएं अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत जो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों, अब देख रहे हैं कविता से आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि इस प्रेरणात्मक गीत कविता में कविवर जगन्नाथ प्रसाद जी अमीर और गरीब के बीच दिनों दिन बढ़ती जो असमानता है उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति के रवि शशि पवन वसंत पतझड़ आदि तत्व सभी मानव के लिए एक समान है। सुख हो या दुख, हर मनुष्य को एक जैसी अनुभूति होती है, अर्थात इस जगत के सभी मनुष्य एक समान हैं। इसलिए देश और समाज में उपलब्ध सुख सुविधाओं पर भी हर व्यक्ति का समान अधिकार होना चाहिए। तो देखते हैं इस संबंध में कवि कैसे हम क्या कहना चाहते हैं। पूरी तरह से एक एक करके हम सरल अर्थ कविता का समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले 4 पंक्तियों से। वन, मैंने यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो मैं यहाँ पे पिक्चर जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पिक्चर देखिए, जंगल में कितनी हरियाली है, सारे पेड़ हरे भरे हैं, फूल खिले हुए हैं, खिल रहे हैं, है ना। तो ये जो वसंत का मौसम है ना, से खिला हुआ मौसम होता है। तो मनुष्य के जीवन के मौसम में भी, जीवन में भी वसंत का मौसम कब आएगा, कवि पूछ रहे हैं कि जब मानवता के वन उपवन का, जब मनुष्य का जो जंगल है, जो बगीचा है, जीवन का जो जंगल है, बगीचा, जीवन रूपी जंगल बगीचा, वहाँ पे हर फूल खिलेगा, यानी हर व्यक्ति खुश होगा, हर व्यक्ति को खिलने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा। कवि कहते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा जब भेदभाव नहीं होगा। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन। लड़कर अभाव के पतझड़ से, अभाव का मतलब क्या है बच्चों, जहाँ कमियां होती हैं, कुछ भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे आप देख लें पतझड़, पतझड़ का मतलब ऑटम का मौसम, जब पूरी तरह से सारी चीज़ें झड़ जाती है। अब यहाँ पे पेड़ पौधे देखिए किस तरह से एकदम ठूंठ जैसे बने हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं है ना, उनके पास फल है, फूल है, वो सब छोड़िए, पत्ते भी नहीं है ना। तो मनुष्य के जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं, पतझड़ का समय आता है जब कमियां ही कमियां होती हैं उसके जीवन में, परेशानी होती है। लेकिन मानव अपनी कमियों के पतझड़ से लड़कर उन्हें दूर कर विकास के कार्यों में आगे बढ़ेगा। नव सर्जन यानी नया सर्जन करेगा, रण यानी युद्ध में, इस युद्ध में नया सर्जन करेगा, विजयी बनेगा। सुख सुविधा रस के सम वितरण का मतलब, सुख सुविधा, जब सुख सुविधा होगी उसका जो रस मिलेगा उसका समान वितरण यानी सबको मौका मिलेगा, समान वितरण यानी सबको बराबर तरीके से वो बांटा जाएगा। पा नव यौवनमय जीवन, और तब उसे एक नया जीवन, नव यौवनमय जीवन मिलेगा, यानी उसके पास भी सारी चीजें होंगी। याद रखो बच्चों, ये चीज़ें होंगी लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बैठे ठाले हैं और आप चाहेंगे कि आपको सब चीज़ मिलता रहे, ऐसा भी नहीं। आपको इस अभाव के पतझड़ से लड़ना है, विजयी बनना है, यानी प्रयत्न करते रहना है, तभी सुख सुविधा का समान वितरण होगा, बटेगा और नव यौवनमय जीवन आपको प्राप्त होगा। हर मनुज कुसुम संतोषमय, यानी हर मनुज कुसुम, मनुज यानी मनुष्य, फूल रूपी मनुष्य, मनुष्य एक फूल के समान है, वो संतोषमय यानी सेटिस्फैक्टरी, मुस्कान मधुर बरसाएगा, यानी हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधनों का सभी में जब समान वितरण होगा तो उससे सभी का जीवन सुखमय होगा। मनुष्य रूपी हर फूल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखाई देगी। कवि
पूछता है कि ये सभी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी ना, ऐसा वसंत आएगा ना। अब बच्चों आप कह रहे होंगे कि जो भी मेहनत करता है उससे मेहनत का फल मिलता है, उसे सफलता मिलती है, वो आगे बढ़ता है, तो उसमें कोई नई बात क्या है। वसंत तो सबके मौसम, सबके इसमें जीवन में आता है। लेकिन बच्चों कवि कहना क्या चाहता है, कवि कहना ऐसा चाहता है कि कई बार बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिलता। सपोज आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आप जीत गए। आपने अपनी मेहनत, हुनर, लगन, परिश्रम के बल पे उस रेस को जीत लिया, लेकिन कब तभी कोई प्रभावशाली व्यक्ति आता है और वो आपको हारा हुआ घोषित कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र या उसका कोई सगा संबंधी या उसका कोई अपना नहीं जीता है, तो उसने आपके राह में रोड़े अटका दिए, आपको पुरस्कार देने से वंचित कर दिया, किसी तरह के आप पे आरोप लगा दिए, यानी जो आपका अधिकार था उसे उसने छीन लिया। तब तो आप खुश नहीं होंगे ना, आपकी मेहनत का फल में तो आपको खुशी तो नहीं मिलेगी ना। कवि यही कहना चाहता है कि हर एक को खुशी मिले, हर एक को अपनी मेहनत का फल मिले, हर एक को हर चीज मिले, समान रूप से मिले। ये नहीं कि अमीर अमीर होता चला जाए, गरीब गरीब होता चला जाए। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रसादों का ही नहीं कुटी का आंगन भी तो है आंगन। अभी कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं बच्चों, आप देखिए कि वसंत आता है तो महलों में, साधन संपन्न लोगों के घरों में प्रसन्नता फैल जाती है। अभी यहाँ पे वसंत मतलब समझो एक प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे त्योहार। अभी होली आती है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, ईद आता है, और उसके बाद जो है क्रिसमस आता है। तो जो साधन संपन्न लोग हैं, क्या उन्हीं को इन त्योहारों को मनाने का मौका मिलना चाहिए, या क्या उनको ही इन त्योहारों को मनाने का अधिकार है? गरीब को अधिकार ही नहीं है, बेचारा वो कुछ ना, उसके घर पे तो खाने के लाले पड़े हैं, तो वो त्योहार कैसे मनाएगा? कई वसंत ऋतुएं आई चली गई, लेकिन कई लोगों की जिंदगी वैसी की वैसी ही है। प्रसादों का ही नहीं कुटी का आंगन भी तो आंगन है। मतलब क्या बड़े महलों का ही आंगन होता है, झोपड़ी का आंगन नहीं होता। झोपड़ी में सुख दुख नहीं होता। सिर्फ महलों में नहीं बल्कि कुटियों में रहने वाले, निवास करने वाले लोग भी हैं, चाहे गरीब हो या अमीर, सुख दुख पर होता है समान। मतलब अमीर होता है चाहे गरीब होता है। देखो बारिश होगी तो अमीर भी भीगेगा, गरीब भी भीगेगा, बराबर। धूप पड़ेगी तो समान रूप से पड़ेगी दोनों पर। उसी तरह से पृथ्वी पर उपलब्ध सभी चीज़ों का भी तो समान चीज़ से बंटवारा होना चाहिए ना, सभी अच्छी चीज़ों का। यहाँ पे लिखा है सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन। हर एक का दिल धड़कता है। जब किसी को दुख मिलता है तो दुख से धड़कता है, जब किसी को खुशी मिलती है खुशी से धड़कता है, और यानी हृदय स्पंदन है, धड़कन। तो सबके प्राणों का पुलक बने ऐसा क्षण कब आएगा? चाहे गरीब हो या अमीर, सभी पे सुख और दुख के क्षणों का समान प्रभाव होता है। कभी पूछता है कि समाज से अमीर गरीब का भेदभाव कौन मिटाएगा, और कब ऐसा सुखद वसंत आएगा जब सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? कवि के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कवि की कविता पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि वो कितने बड़े दिल के हैं, जो सबके लिए समान रूप से समान मौका चाहते हैं, समान खुशी चाहते हैं। कवि के मानस में स्वप्न बना, मतलब कवि के मन में एक सपना आया। ऐसा सपना है कि छाया था जो सीमित वसंत, यानी जो वसंत था, यानी खुशियों का जो मौके थे वो लिमिटेड था। छाया था, लिमिटेड था, कुछ ही लोगों के पास था। होगा जन जन के जीवन में साकार, विपुल जब वो अनंत। लेकिन वही वसंत जब जन जन के जीवन में साकार हो जाएगा, विपुल हो जाएगा, फैलेगा, सबको मिलेगा, अनंत हो जाएगा। जो लिमिटेड था वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो कवि के मन में ऐसा स्वप्न छाया हुआ है कि जो वसंत, जो केवल सीमित लोगों के जीवन में ही सुख और प्रसन्नता लाता है, कब जन जन के जीवन में खुशियां लाएगा। यानी सबको समान मौका, हर एक को खुश होने का मौका, हर एक को प्रगति करने का, विकास करने का मौका मिलेगा, जब सबके सपने साकार होंगे, है ना। जब वसंत सीमित न रहकर सभी मनुष्यों के जीवन में आएगा, सुख सुविधाएं आएंगी, तब ये पृथ्वी सुंदर नंदन वन बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। यानी जब सबके जीवन में खुशियां आएंगी, सभी के जीवन में जो लिमिटेड वसंत था वो अनलिमिटेड हो जाएगा, सबको मिल जाएगा, तो ये संसार नंदन वन की भांति बन जाएगा, जहाँ हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। कवि पूछता है कि उसका यह स्वप्न पूरा करने वाला वसंत कब आएगा, जब सब खुश होंगे, सब। लेकिन बच्चों मेहनत सबको करनी पड़ेगी, कोई भी आलसी बना नहीं सकता। अभी कवि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबका समान रवि है, शशि है। अब रवि का मतलब है सूर्य, शशि मतलब है चंद्रमा। सबका समान, सूरज सबका समान है,
सूरज की रोशनी सब पे बराबर पड़ती है? सूरज ये तो नहीं कहता ना कि ये अमीर है तो इस पे ज़्यादा रोशनी होगी, ये गरीब है तो इस पे कम रोशनी होगी, नहीं ना। चांद की चांदनी भी सब पे समान होती है, सब पे समान पड़ती है। तो सूर्य और चंद्र पर सभी का समान अधिकार है। सबका समान है मुक्त पवन, और उसी तरह से बहती पवन, ये पवन के झोंके भी हर व्यक्ति को समान रूप से। तो जीवन देने वाली हवा पर सभी का स्वतंत्र रूप से समान अधिकार है ना। सूर्य और चंद्र स्वयं भी प्रकाश देते वक्त मानव जाति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। तो जब प्रकृति भेदभाव नहीं करते तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? यदि सारे मानव यदि मानव हैं, अभी सब मनुष्य यदि मनुष्य हैं, सबके समान हो भूमि गगन, तो ये भूमि सबका समान होना चाहिए, ये आसमान गगन सबका समान होना चाहिए। तो कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति नव विश्व व्यवस्था लाएगा? मतलब कब ऐसा वक्त आएगा जब नई व्यवस्था होगी, हम सब मिल कर रहेंगे। देखिए बच्चों, हम मनुष्य हैं, हम कहते हैं कि धरती को स्वर्ग बनाना है। धरती को स्वर्ग कब बनाएंगे? जब हम एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे का भला करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी थाली में 36 भोग भरे हुए हैं और सामने एक गरीब व्यक्ति बैठा है जिसकी थाली में कुछ भी नहीं है। तो आप उसका आनंद कैसे उठा सकते हैं? अगर आपके घर में आग लगी है, पड़ोस घर में आग लगी है, तो आप भी चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो आग कभी ना कभी फैल के आपके पास भी पहुंचेगी। तो जब सबके समान है भूमि गगन, तो ऐसी नव संस्कृति कब आएगी? ऐसी व्यवस्था कब होगी? यहाँ मानव सिर्फ मानव हो, उसकी कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, सभी को विशाल गगन के नीचे फैली हरी भरी धरती पर रहने का अधिकार है। किसी प्रकार कोई भेदभाव का स्थान समाज में न रहे। कवि पूछता है कि ऐसी नई संस्कृति की नवीनतम विश्व व्यवस्था को लागू करने वाला वसंत कब आएगा? सबको दे भोजन वसन भवन, भोजन वसन भवन। बच्चों देख रहे हैं आप, क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, भवन चाहिए, जिससे जीवन में रस छा जाए, खिल जाएं अधर, हंस दें आंखें। ऐसा वसंत कब आएगा? यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बोलना चाहता हूँ बच्चों, कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, क्या? भोजन, वस्त्र और आवास या निवास या भवन या घर, ठीक है ना। प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से मनुष्य का पेट ही नहीं भरता, बल्कि उसे ऊर्जा मिलती है, जिससे वह अपने दैनिक कार्यों और कर्तव्यों को निभाता है। यदि मनुष्य को भोजन नहीं मिलता तो वह मृत्यु के मुख में चला जाएगा। दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? कपड़ा। मनुष्य को पर्यावरण में होने वाले विभिन्न बदलावों से, मौसमों से सुरक्षित रहने के लिए वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त मानव सभ्यता के विकास में सामाजिक होने के कारण, हम सामाजिक प्राणी है ना, इसके लिए हमारा मनुष्य का तन ढकना भी जरूरी है। और इसके अलावा तीसरी आवश्यकता क्या सबसे जरूरी है? वो है आवास। आवास की व्यवस्था होने से मनुष्य ठंडी, वर्षा, गर्मी जैसी ऋतुओं में पर्यावरण में होने वाले बदलावों से सुरक्षित रह सकता है। आंधी, तूफान, चक्रवात, बर्फबारी जैसी परिस्थितियों से मनुष्य 4 दीवारी के भीतर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर मनुष्य सामाजिक स्तर पर सक्रिय होकर उत्तरोत्तर यानी आने वाले कल में विकास करता है, प्रगति होती है ना। तो सबके जीवन में भोजन, वस्त्र, भवन हो, सबके होठों पर मुस्कान हो, आंखें हंसे, ऐसा वसंत कब आएगा? कभी पूछते हैं ऐसा वसंत कब आएगा जब प्रत्येक मनुष्य के अधरों पर हंसी और नेत्रों में संतोष की चमक हो। कितने गरीब हैं जो सड़क पे सोते हैं, कितने भूखे होते जिन्हें भोजन नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता, और जैसे तैसे अपना जीवन बिताते हैं, एक अभिशप्त जीवन। और हम देखते हैं, देखते रह जाते हैं, कुछ करते नहीं। हमको करना होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई जानवर आके तो नहीं करने वाला ना। मनुष्य भी एक जानवर है, सामाजिक प्राणी है, मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है, शिक्षित है, तो शिक्षा का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर, और जिस दिन ऐसा वसंत आएगा ना बच्चों, तो ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम, शिशिर यानी कड़ाके की ठंड का मौसम भी वसंत कहलाएगा। मतलब जब ऐसा वसंत धरती पे आए तो ग्रीष्म और शिशिर की असहनीय गर्मी और सर्दी भी लोगों को कष्ट नहीं देगी। ये देखिए, गर्मी और ठंडी कितनी भी हो, वो सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म और शिशिर में भी वो वसंत का आनंद पा सकेगा। तो ऐसा वसंत कब आएगा? जब कभी पूछता है कि जब लोगों के जीवन से कठिनाई दूर हो जाएगी। तो देखा बच्चों, किस तरह से कवि यहाँ पर जो बात बता रहे हैं हमारे लिए, यहाँ हमारी कविता समाप्त हो रही है बच्चों। ये कहना उनका मकसद है कि सुख सुविधाओं पे सबका समान अधिकार होता है, फिर चाहे व्यक्ति अमीर हो गरीब, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन किसी के पास कुछ ना हो और किसी के पास सब कुछ हो, ये तो नहीं होना चाहिए ना। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए।
कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वास्तविक वसंत आएगा, यानी लोगों के जीवन में वसंत आएगा, स्प्रिंग का मौसम आएगा। इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि इस धरती पर हर मनुष्य को समान अधिकार है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, समानता का व्यवहार कीजिए, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखिए, अपना भी तरक्की कीजिए और दूसरों को भी तरक्की का मौका दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। और हाँ, ये बात उन लोगों के लिए जो बैठे निठले सीखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ये कविता उनके लिए नहीं है। कविता उनके लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत से तरक्की करना चाहते हैं। हर एक को मौका मिलना चाहिए, लेकिन समान रूप से। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया, समझ में आया। जगन्नाथ प्रसाद मिश्र का इतना बेहतरीन मैसेज, संदेश हमको मिला कि ऐसा वसंत सबके जीवन में आना चाहिए, जब सबको खुशियों का, पाने का समान अधिकार मिलना चाहिए। जब सब खुश रहेंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे हम। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।